अगेन स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी कोर्स बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 8 सिल्क रोड पढ़ेंगे। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका मैसेज भी बहुत ही नोबल है। लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन के राइटर के बारे में जानेंगे ताकि आपको लेसन समझना बहुत आसान हो जाए। लेसन के राइटर हैं निक मिडल्टन, अ ब्रिटिश ज्योग्राफर जो कि ब्रिटेन के भूगोल विज्ञानी हैं एंड ट्रैवल राइटर और यात्राओं का वृत्तांत यानी ट्रैवलॉग लिखते हैं। फेलो ऑफ एट सेंट एनीज कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज सेंट एनीज में फेलो हैं। निक डिस्क्राइब्स हिज जर्नी टू माउंट कैलाश फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ रावू टू कंप्लीट कोरा। जो लेसन के ऑथर हैं निक मिडल्टन, वो इस लेसन में यानी सिल्क रोड में अपनी एक जर्नी के बारे में, एक यात्रा को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। लेकिन ये यात्रा थोड़ी अलग है, थोड़ी नहीं बहुत अलग है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो यहाँ पर माउंट कैलाश की यात्रा करने जा रहे हैं और कहाँ से, रावू के स्लोप से, यानी जहाँ जो वहाँ पर हिली एरिया है। रावू एक जगह है, अभी हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि माउंट कैलाश क्या है और रावू क्या है और वो क्यों जा रहे हैं, टू कंप्लीट कोरा, कोरा को पूरा करने के लिए। अब इस स्लाइड में 3 शब्द आए, एक माउंट कैलाश, रावू एंड कोरा। तीनों शब्दों को हम लोग आगे की स्लाइड में इनके बारे में जानेंगे ताकि हमको ये लेसन समझना आसान हो जाए। और अब हम माउंट कैलाश के बारे में जानते हैं। माउंट कैलाश इज़ अ सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, यानी हिंदू लोगों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए और जैन धर्म के लोगों के लिए माउंट कैलाश, पर्वत कैलाश या कैलाश पर्वत एक सेक्रेड यानी पवित्र स्थान है। माउंट कैलाश इज़ इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ तिब्बत, तिब्बत यानी तिब्बत, तिब्बत का जो दक्षिणी पश्चिमी किनारा है वहाँ पर माउंट कैलाश है। It is a personification of belief, spirituality and an eternal source of the energy. माउंट कैलाश को बिलीफ यानी विश्वास, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और एन इटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का, कैसी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स यानी उसका स्रोत माना गया है। इन तीनों चीज़ों को यदि इनका पर्सोनिफिकेशन कर दें, इनका मानवीयकरण कर दें, किसका, विश्वास का, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का और पॉजिटिव एनर्जी का, तो वो है माउंट कैलाश। तो इस तरह से आपको माउंट कैलाश के बारे में भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कोरा। कोरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसी कोरा पर यह लेसन बेस्ड है। तो कोरा इज़ अ तिब्बतन वर्ड, ये तिब्बती भाषा का शब्द है, विच मीन्स सरकम एम्बुलेशन, जिसका मतलब होता है सरकम एम्बुलेशन। हिंदी में माने या कहें तो परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब गोल चक्कर लगाना, किसी चीज़ को केंद्र में रखकर। और द एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड अ सेक्रेड प्लेस ऑफ माउंट कैलाश, किसी चीज़ की जो के चारों तरफ परिक्रमा यानी चक्कर लगाना। और यहाँ पर जो यहाँ पे राइटर हैं निक मिडल्टन, वो माउंट कैलाश जो कि बहुत ही पवित्र स्थल है उसकी परिक्रमा लगाने को जा रहे हैं। और इसी परिक्रमा को तिब्बतन लैंग्वेज में कहा जाता है कोरा। चित्र में भी आप देख सकते हैं, बीच में माउंट
कैलाश है और उसका पाथ बना हुआ है, कोरा का मार्ग बना है, और इसी मार्ग पर जो राइटर हैं उनको क्या क्या परेशानियां आई वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप कोरा शब्द को भी अच्छे से याद कर लीजिए। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस लेसन इज सिल्क रोड, और यही इस लेसन का टाइटल है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिल्क रोड का मतलब क्या है। यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो लगेगा कि ऐसा रोड जो कि सिल्क से बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिल्क रोड का मीनिंग क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले चित्र को देखिए। यहाँ पर एक नक्शा बना है जिसमें भारत है, चाइना है, ऊपर यूरोप है और अफ्रीका यानी देश भी हैं और महाद्वीप भी है। The Silk Road was a network of trade routes that connected Europe, the Middle East and Asia from the 2nd century BC to the 14th century AD। तो ये जो लाल लाइन से आप देख रहे हैं यही सिल्क रोड है, और ये सिल्क रोड या सिल्क रूट क्या है, एक नेटवर्क था, व्यापार का एक मार्ग था जो कि यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के देश, उनको एशिया से कनेक्ट करता था। यानी इस मार्ग के द्वारा व्यापार हुआ करता था। कब से? ईसा बिफोर क्राइस्ट, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 2 शताब्दी पूर्व से और 14वीं शताब्दी तक, एडी यानी एने डोमिनी यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इस मार्ग से व्यापार हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? सिल्क रोड। अभी भी सिल्क रोड का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि सिल्क रोड इसको इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर जो चाइनीज़ सिल्क थी उसका भी ट्रेड यानी व्यापार किया जाता था, यूरोप के देशों में उसे भेजा जाता था। द सिल्क रोड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम चाइनीज सिल्क दैट वॉज हाईली वैल्यूड कमोडिटी। और इसको सिल्क रोड क्यों कहा गया? क्योंकि जो चाइना की सिल्क थी, चीन की सिल्क थी, सिल्क यानी एक तरह का कपड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती, हाईली वैल्यूड कमोडिटी यानी जो व्यापारिक वस्तुएं थी उसमें वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, और ये एक व्यापारिक मार्ग था जिससे चाइना की सिल्क मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों तक पहुंचती थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सिल्क रोड या सिल्क रूट। लेसन पढ़ने से पहले हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। द फर्स्ट वन इज लेमो। लेमो, ए गर्ल ऑफ द फैमिली with whom the narrator Nick Middleton had stayed for a few days on the way to Mount Kailash। जो नरेटर है निक मिडल्टन, जो इसके राइटर भी हैं, वो माउंट कैलाश का कोरा करना चाहते थे, और कोरा करने से पूर्व वो तिब्बत की एक फैमिली के यहाँ रुके, और उसी फैमिली की लड़की थी लेमो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हु वॉज लेमो। And now Daniel. Daniel was translator whom Nick Middleton had hired. Nick Middleton जो कि नरेटर हैं, राइटर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। एक और कैरेक्टर है डैनियल, यानी निक मिडल्टन के साथ कोरा में जो साथ में गया वो है डैनियल, जो कि ट्रांसलेटर है, क्योंकि जो राइटर थे वो इंग्लिश बोलते थे और वहाँ पर तिब्बती लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उन्होंने डैनियल को हायर किया, यानी डैनियल को इसका पेमेंट दिया, और वो अनुवादक के रूप में वो लेखक की भाषा को ट्रांसलेट करता था वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। ही हेल्प द नरेटर टू कम्युनिकेट विद द लोकल तिब्बतन, यानी डैनियल जो लोकल तिब्बतन थे, तिब्बत के निवासी थे, उनके साथ लेखक का यानी निक मिडल्टन को कम्युनिकेट करना, बातचीत करने में उनकी हेल्प करता था। द नेक्स्ट वन कैरेक्टर इज TSETAN। इसको हम पढ़ेंगे
C10, C10 इसको टी से शुरू नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में टी और एस जैसी साउंड स्टार्टिंग में नहीं है, यानी इनिशियल लेवल पर टी और एस साउंड ना होने के कारण टी साइलेंट है, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे C10। अ लोकल तिब्बतन, वो लोकल तिब्बत का रहने वाला था लेकिन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, लेकिन वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट था, माहिर था। थ्रो रग्ड टिबेटन टेरेन, रग्ड यानी उबड़ खाबड़ जो तिब्बत के रास्ते थे, टेरेन यानी कहीं पर स्लोपी हैं, कहीं पर माउंटेनियस हैं, इस तरह की ज़मीन पर, इस तरह के पथरीले रास्तों पर वो गाड़ी चलाने में माहिर था। साथ में हाई एल्टीट्यूड रफ रोड्स, एल्टीट्यूड है हाइट, क्योंकि माउंट पर कैलाश बहुत ऊंचाई पर है और जो राइटर हैं वो उसकी कोरा यानी परिक्रमा करना चाहते थे, तो इसलिए वो C10 को, क्योंकि बहुत ही एक्सपर्ट था वो गाड़ी चलाने में, पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में, ऊंचाई पर गाड़ी चलाने में, इसलिए वो उसको अपने साथ में लेकर गए। और क्या नाम था? C10। द नेक्स्ट वन इज नोरबू, अ तिब्बतन हु वर्क्स at an academy in Beijing and wants to complete his Kora at Mount Kailash। जो नोरबू वो बीजिंग में यानी चाइना की कैपिटल बीजिंग में एक एकेडमी में काम करते थे और वो भी तिब्बत के ही थे और वो भी माउंट कैलाश पर अपना कोरा पूरा करना चाहते थे। तो उनकी भी मुलाकात निक मिडल्टन यानी राइटर हैं जो सिल्क रोड के, उनसे हुई। तो इस तरह से हमने कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लिया। लेसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, आप लोग भी समझिए ताकि आपको आसानी से ये लेसन समझ में आ जाए। सो लेट्स रीड आउट द ब्यूटीफुल बट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड का मीनिंग आप लोग जान चुके हैं। सबसे पहले नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे ये जो फ्रेजेस आएंगे उनके मीनिंग को भी हम किस कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज़ किया गया है समझ लेंगे। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आर गुड बाइज। देखिए वी का मतलब जो राइटर हैं निक मिडल्टन वो तो हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने जब गुड बाय कहा, गुड बाय का मतलब जब विदा ली, जब बाय कहा तो उस दिन का जो वेदर कैसा था? फ्लॉलेस, फ्लॉलेस यानी कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। हाफ मून अर्ध चंद्रमा, यानी जो चंद्रमा था वो पूर्णमासी का नहीं था। फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई, और एकदम नीले आसमान में वो फ्लोट कर रहा था, यानी धीरे धीरे आसमान में तैर रहा था। ऑन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग यानी उस दिन जिस दिन हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। ये हम लोग जान चुके हैं कि वो माउंट कैलाश का कोरा करने के लिए जाने वाले थे, तो यहाँ पर उसी दिन की बात हो रही है। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स glowed pink as the sun emerged to flash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. Extended banks of cloud यानी बादल, बैंक यानी किनारे, जो बादलों के किनारे थे वो भी एक्सटेंडेड यानी लंबे हो गए थे। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है, कैसे? लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, आप चित्र में भी देखिए कि जो फ्रेंच ब्रेड होती है लंबी सी होती है, तो ऐसे ही बादल भी खिंचकर लंबे हो गए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने कंपैरिजन किया है। ग्लोड पिंक, क्योंकि जो सूरज था इमर्ज आउट, वो धीरे धीरे निकल रहा था, तो जो उसके पिंकिश रेस थी
उससे वो बादल भी कैसे हो गए थे, रोज वो ग्लोड पिंक, वो पीले रंग के चमक रहे थे। टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, और जो सूरज था वो जो दूर, क्योंकि वो माउंट कैलाश की ओर उन्हें जाना था, तो आसपास पहाड़ थे, तो माउंटेन टॉप्स के बीच में से सूरज अपनी रोशनी को स्प्लैश यानी बिखेर रहा था विद ए रोज टिंटेड ब्लश, और जो गुलाबी रंग का गुलाब होता है कुछ कुछ उसकी रोशनी जैसा वहाँ पर माहौल हो गया था। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, अब वो अभी कहाँ पर थे, रावू में। लेमो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। लेमो हम जान चुके हैं कि जिस फैमिली में वो रावू में रुके हुए थे उसी फैमिली की लड़की थी, तो उसने कहा, क्योंकि उन्होंने गुड बाय बोला, तो उसने कहा ठीक है, फेयरवेल करने से पहले मैं आपको एक विदा का उपहार भी देना चाहती हूँ। वन इवनिंग आई टोल्ड हर थ्रू डेनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक दिन मैंने उसको, जब मैं डैनियल के साथ था, तो मैंने कहा कि मैं माउंट कैलाश की ओर जाने वाला हूँ, किस चीज़ के लिए, कोरा को पूरा करने के लिए। एंड शी वुड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन आपको कुछ गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जो जहाँ पर माउंट कैलाश है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो उसने कहा कि आपको कोरा के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, डकिंग बैक यानी अंदर जाकर बाहर आना तो वो अपने टेंट में अंदर गई और फिर बाहर आई। शी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheepskin coats that all the men wore। अब वो जब डकिंग बैक यानी अपने टेंट के अंदर गई और एक शीप स्किन यानी जो भेड़ की खाल का कोट लेकर आई, जो कि वहाँ पे लोग पहने हुए थे, वहाँ के जो और लोग थे वो पहने हुए थे, वो लेके आई। Satan seized me up, Satan sized me up as we clambered into his car। सेटन ने मेरी साइज़, उसको साइज़ को देखा जब हम लोग उसकी कार में क्लैम्बर्ड इनटू यानी कार के अंदर जा रहे थे। ओ यस ही डिक्लेयर्ड, तो जब उसने मेरे को देखा वो पहने हुए, तो मेरी साइज़ को देखते उसने कहा ड्रोकोबा सर। ड्रोकोबा मीन्स जो वहाँ के लोकल तिब्बतन हैं, जो नोमैड्स हैं, जो तिब्बत के रहने वाले हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो वो लोग शीप स्किन के कोट ही पहना करते हैं। तो उसने कहा अब आप भी लोकल तिब्बतन यानी ड्रोकबा लग रहे हैं। वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द शैंटेंग। अब हम लोगों ने, हम में कौन कौन थे, निक मिडल्टन, डेनियल एंड सीटन। तो हम लोगों ने शैंटेंग यानी जो तिब्बत का पठार का नाम है शैंटेंग, उससे निकलने के लिए एक शॉर्टकट लिया। Satan knew a route that would take us साउथ वेस्ट। अब सेटन वो एक रूट जानता था, कौन सा रूट, वही सिल्क रोड, एक शॉर्टकट जानता था जो कि हमको टेक अस साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट से लेके जाएगा ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड माउंट कैलाश, और उस शॉर्टकट से हम लोग सीधे माउंट कैलाश पहुंच जाएंगे। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स पासेस, लेकिन जो वो रास्ता था जो सेटन ले जाना चाहता था जहाँ से, वहाँ पर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पासेस यानी दर्रे, दर्रे क्या कहलाते हैं, दो पहाड़ों के जो बीच का गैप होता है उसको कहते हैं माउंटेन पास। तो इस तरह के पासेस थे। ही सेड बट नो प्रॉब्लम, सेटन ने कहा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें भरोसा दिलाया। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, यदि बर्फ़ नहीं होगी। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, तो मैंने कहा भाई इस बात की क्या संभावना है कि बर्फ़ होगी। नॉट नोइंग सर,
until we get there। तो उसने कहा कि जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो मैं ये आपको नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ पर बर्फ़ होगी कि नहीं होगी। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, रावू यानी तिब्बत की वो जगह जहाँ से कि निक मिडल्टन ने अपनी जर्नी शुरू की थी कोरा के लिए। तो वहाँ पर हल्के ढलान वाली, जेंटली यानी हल्की, रोलिंग हिल्स, रोलिंग यानी ढलान वाली पहाड़ियाँ थीं। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विद नथिंग इन दैम। तो जो शॉर्टकट सीटन हमको लेके जा रहा था वहाँ पर बड़ा मैदान था और ज़्यादा कुछ नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू गज़ल्स। कुछ गज़ल यानी जो तिब्बत में जो एक तरह के हिरण ही कहना चाहिए, चित्र में भी आप देख लीजिए, उनके अलावा और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। A few gazellers that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void। बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो वोकेबलरी है यानी इसके जो वर्ड्स हैं दे आर डिफ़िकल्ट, तो हम उन वर्ड्स को भी समझते चलेंगे। तो जो गैज़लर्स थे, गैज़लर्स आप लोग चित्र में देख चुके हैं, दैट उन्हीं के लिए आया। वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, अब वो जो भी वहाँ पर घास लगी हुई थी उसको निबल कर रहे थे। निबल यानी कुतर कुतर कर खा रहे थे। द अरिड पैस्चर्स, अरिड यानी ड्राई, सूखे, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं बरसा था या कम बारिश के कारण जो पैस्चर्स यानी घास के मैदान थे देवर ड्राई। एंड फ्रॉन, तो जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे गाड़ी से तो वो हमारी तरफ कैसे, फ्रॉन यानी ख़राब मुंह बनाना, क्योंकि उनकी जो पीस थी वो बड़े ही चुपचाप अपना काम कर रहे थे, घास खा रहे थे, तो वो हमारी तरफ फ्रॉन यानी बहुत ही एंग्री लुक में देखते। बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, क्योंकि जानवर अक्सर जब भी कोई गाड़ी निकलती है तो डर जाते हैं, तो वो भागने से पहले, वॉइड यानी जो खाली जगह थी वहाँ भागने से पहले वो हमारी तरफ बड़ी एंग्री लुक से देखते। फर्दर ऑन, इसके बाद, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी दैन ग्रासी, जब जो मैदान थे वो ज़्यादा स्टोनी हो गए यानी पथरीले हो गए, घास उन पर कम हो गई या ख़त्म हो गई। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हर्ड, हर्ड यानी जानवरों का समूह, किसका, जंगली जो गधे होते हैं उनका, जंगली गधे वाइल्ड एस, घोड़े से थोड़े छोटे हाइट में भी और साइज में भी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं वो दिखाई दिए। सीटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, क्योंकि सीटन जो कि ड्राइवर था और वो उस रूट पर जाता रहता था, तो उसने वाइल्ड एस का जो हर्ड था आने के पहले ही बता दिया था कि अब हम लोग एक वाइल्ड एस के हर्ड यानी झुंड की ओर बढ़ रहे हैं। कैंग, ही सेड, और कैंग, कैंग किसको कहते हैं, जो वाइल्ड एस को तिब्बती लैंग्वेज में कैंग कहा जाता है। तो उसने कहा कि हम कैंग का एक हर्ड यानी झुंड आएगा और अब हम उधर की ओर जा रहे हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और उसको ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने पाल ऑफ डस्ट, पाल यानी आवरण, डस्ट यानी धूल का, क्योंकि जब जानवर दौड़ते हैं या चलते हैं तो एक धूल का गुबार सा बन जाता है, तो सीटन ने वो जो पॉल ऑफ डस्ट यानी वो जो धूल का क्लाउड था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर जो वाइल्ड एस यानी जंगली गधे हैं उनका एक हर्ड है। When we drew near, I could see the herd galloping en mass. जब वो लोग पास में आए तो मैंने देखा कि वो गैलप यानी वो दौड़ रहे थे, एन मास यानी झुंड में, समूह में। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, कभी गोल गोल घूमते
व्हील यानी पहिया, तो पहिया कैसा घूमता है, तो कभी वो वाइल्ड एस, जिनको तिब्बती लैंग्वेज में क्या बोला गया, कैंग, तो कभी वो गोल गोल घूमते, एंड टर्निंग, और कभी मुड़ जाते, इन टाइट फॉर्मेशन, बड़े ही टाइट फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि कुछ वाइल्ड एस इधर घूम रहे कुछ उधर, नहीं, वो इकट्ठे ऐसा करते, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स ऑन सम प्रीडिटरमिन्ड कोर्स। ऐसा लगता था कि वो मैन्यूवर मतलब कि एक कुशलता के साथ में, जैसे कि मिलिट्री वाले जो मिलिट्री मैन होते हैं वो एक स्किल्ड वे में प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी तरीके से जो ये वाइल्ड एस थे, ये भी एक जो इनका मूवमेंट था वो बहुत कुशलता के साथ कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्री डिटरमिन्ड, जैसे कि वो कोई उन्होंने कोर्स करना हो, जो पहले से उन्होंने सोचा हुआ हो कि हमें ये कोर्स करना है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर राइटर काफ़ी ह्यूमरस भी हैं, और वो एक एक चीज़ को जो आउटसाइड उनकी गाड़ी के बाहर हो रही है उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, क्योंकि बहुत ऊंचाई थी तो वहाँ की हवा एकदम क्लीन थी, लेकिन जो वो वाइल्ड एस थे वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने बिलो जो डस्ट थी उसको उड़ा दिया था, वहाँ की जो धूल थी उसको उड़ा दिया था, और उनके रास्ते पर जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे तो ट्रेल का मतलब एक धूल का गुबार दिख रहा था कि यहाँ से वाइल्ड एस जा रहे हैं। बिलोड यानी फिल्ड विद एयर, जो डस्ट थी वो साफ हवा में घुल गई थी, मिल गई थी। क्यों? क्योंकि जो वो कैंग थे यानी वाइल्ड एस थे वो लगातार मूवमेंट कर रहे थे। एज द हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप, अभी हम लोग प्लेन एरिया में चल रहे थे यानी हमारी गाड़ी मैदान में थी, अब पहाड़ियाँ शुरू हुई। मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, और पूरा रॉकी थी यानी रॉक्स थी, वाइल्डरनेस है ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जिसको जब कोई चीज़ एक्सटेंट पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड ना, जंगली। तो जो पहाड़ियाँ थी वो बिल्कुल एक्सट्रीम उन पर पथरीली थी। वी पास्ड सॉलिटरी ड्रॉगबाज, अब हम लोग रास्ते में ड्रॉगबा यानी शेफर्ड, जो कि भेड़ बकरियां चराते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, चरवाहे, पर तिब्बतन लैंग्वेज में उनको बोला जाता है ड्रॉगबा। तो वहाँ पे ड्रॉगबा घूम रहे थे। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वो जो उनके शीप यानी जो भेड़ थी उनके फ्लॉक यानी उनके झुंड को टेंड कर रहे थे, यानी उनकी केयर करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए वो वहाँ पर हम लोग पास हुए वहाँ से। समटाइम्स मैन, समटाइम्स विमेन, दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आर कार, कभी कभी जो ये ड्रॉगबाज थे, ड्रॉगबा यानी जो शेफर्ड थे, चरवाहे थे, इनमें कुछ मेल ड्रॉगबा थे और कुछ फीमेल ड्रॉगबा थे यानी महिला और पुरुष चरवाहे। वेल रैप्ड फिगर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो ये अपने आप को कोल्ड से और कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए वेल रैप्ड थे, अपने आप को अच्छे से गरम जो भी कपड़े थे उसमें रैप किए हुए थे, लपेटे हुए थे। वुड पॉज, ये रुक जाते हमारी गाड़ी को देखने के लिए और हमारी कार को स्टेयर यानी एकटक देखते। ओकेजनली वेविंग, और कभी कभी तो कोई ड्रॉगबा वेव भी करता यानी हमको विश करता कि हम कोरा पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये रास्ता माउंट कैलाश के कोरा की ओर जाता है, तो वो हमको वेव करते थे यानी शुभकामनाएं देते थे। एज वी पास्ड, जब हम उनके सामने से निकलते थे। विन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब हमारी कार उनके एनिमल्स के पास से निकलती है, उनके एनिमल्स कौन से थे, शीप। द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो वो जो शीप थी इवेसिव, एकदम से टर्न ले लेती, अपने आप को बचाने के लिए घूम जाती वो। वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और अपने जो डायरेक्शन को चेंज करके, स्पीडिंग व्हीकल क्या था यहाँ पर, कार थी, उससे बचाने के लिए वो इवेसिव है ना, अपने आप को बचाने के लिए वेयरिंग एक्शन, एकदम से वो चेंज कर देती अपना डायरेक्शन।
तो वो ऐसे चली जाती। वी पास्ड नोमैड्स, डार्क टेंट पिच्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन। अब हमारी कार नोमैड्स, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नोमैड्स का मतलब होता है खानाबदोश, घुमंतु जाति, ऐसे लोग जो कि एक स्थान पर नहीं रहते हैं और अपने व्यवसाय के लिए टेंट लगाकर कभी किसी जगह पर रुक जाते हैं और जब उनका बिजनेस हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमको नोमैड्स मिले जिन्होंने कि अपने डार्क कलर के टेंट को आइसोलेशन यानी एकांत, क्योंकि जो राइटर थे निक मिडलटन, वो जहाँ जा रहे थे कोरा के लिए वहाँ पर आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, ए टिबेटन मैस्टिफ। और जो इनके आइसोलेशन यानी इनकी जो एकांत था, जो सन्नाटा था, उसको तोड़ने वाले थे तिबेतन मैस्टिफ। आप लोग चित्र में देखिए, ये जो कुत्ते होते हैं काले रंग के और बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो वो इनके टेंट के बाहर रहते हैं। स्टैंडिंग गार्ड, और ये इनको गार्ड की तरह यानी एक वॉचमैन की तरह यूज़ करते हैं यानी रखते हैं। दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हैड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आर अप्रोच। तो ये जो बीस्ट, देखिए कुत्ता जो होता है वो बीस्ट नहीं होता, जंगली नहीं होता, लेकिन जो ये तिबेतन मैस्टिफ्स थे इनकी बॉडी थी वो कैसी थी, जंगली जानवर की तरह थी। तो लेखक इनको बीस्ट कहते हैं कि जब हमारी गाड़ी, जब हम उनके बगल से गुजरे तो उनका जो उन्होंने वो क्या करते, अपने बड़े जो उनका सिर था, जो उनका हेड था, उसको हिलाकर हमारी तरफ देखते एंड फिक्स अस इन देयर साइट। और ऐसा लगता था कि जैसे हमारे चेहरे को वो अपनी आँखों में उतार रहे हों। When they become aware, as we continue to draw closer, they would explode into action। और जैसे ही हम लोग इनके पास से गुजरते तो ये अपने एक्शन में आ जाते। देखिए इनका एक्शन कैसा था, एक्सप्लोड, ऐसा लगता था कि जैसे कोई विस्फोट हो गया, वो इतनी तेज गति के साथ में हमारी ओर दौड़ते थे। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, सीधे हमारी तरफ, जैसे बंदूक से कोई गोली निकली हो। लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन नियरली एज फास्ट, जैसे कि बिल्कुल कोई बंदूक से गोली निकली हो, इतनी तेजी से वो हम लोगों की तरफ झपटते थे। कौन? तिबेतन मैस्टिफ। दी शेगी मॉन्स्टर्स, शेगी यानी बुशी, हेयरी। आप लोगों ने चित्र में देखा कि जो मैस्टिफ्स थे उनकी पूरी बॉडी पर कितने बड़े बड़े बाल यानी रोएं थे। तो और मॉन्स्टर, क्योंकि जो इनकी अपीयरेंस थी वो डॉग की बजाय मॉन्स्टर यानी राक्षस जैसी थी, तो राइटर निक मिडलटन इनको बोलते हैं शेगी मॉन्स्टर्स। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और इतने काले कि जैसे सबसे काली रात। सबसे काली रात कौन सी होती है? जिस दिन चंद्रमा नहीं होता है, यानी अमावस्या की रात, उससे भी ज़्यादा ये काले थे। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और नोमैड्स जिनके टेंट की ये सुरक्षा करते थे उन्होंने इनको लाल रंग की जो गले में पट्टा डाला हुआ था। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और जैसे ही जब कोई भी गुजरता या हम लोग वहाँ से निकले तो ये बहुत ही फ्यूरियसली, खतरनाक तरीके से भौंकते, और इनके जो जॉ यानी जबड़े थे वो भी मैसिव यानी बहुत ही ताकतवर थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल। इसके पहले जो शीप थी या जो वाइल्ड एज थे वो तो हमारी गाड़ी को देखकर भागते थे, लेकिन इनको हमारे व्हीकल यानी हमारी कार का कोई डर नहीं था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आर पाथ, और ये सीधे हमारे रास्ते में दौड़कर आते थे। कॉजिंग सिटन टू ब्रेक एंड स्वर्व, और सिटन जो कि हमारा ड्राइवर था, जब ये बीच में कूदते थे तो वो एकदम से ब्रेक लगाता। और एंड स्वर्व का मतलब अचानक से डायरेक्शन बदलना, जैसे कि जब कभी हम ट्रैवल करें बाय रोड तो कोई जानवर आता है तो उसको बचाने के चक्कर में थोड़ा सा चेंज डायरेक्शन करना पड़ता है, तो इसी तरह से सिटन को भी स्वर्व करना पड़ता था, यानी अपने डायरेक्शन को अचानक से चेंज करना पड़ रहा था। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो। अब तिबेतन मैस्टिफ्स
जब हमारी गाड़ी को देख रहे थे तो वो लगभग 100 मीटर तक तो वो उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा किया बिफोर ईजिंग ऑफ, और जब देखा कि हम लोग आगे निकल गए हैं तो उन्होंने भी पीछा करना छोड़ दिया। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पर निक मिडल्टन थोड़ा सा मजाकिया हो जाते हैं कि वो पीछा करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अब हम उनकी प्रॉपर्टी यानी उनके एरिया से आगे निकल गए थे। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस टिबेटन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स, और तिब्बतन मैस्टिफ्स को देखकर, उनका जो फेरोशियस नेचर देखकर हमें ये समझते देर नहीं लगी कि क्यों इन तिब्बतन मैस्टिफ्स को जब चाइना में रॉयल जो किंग हुआ करते थे उस समय इनको क्यों वहाँ पर रखा गया था एज हंटिंग डॉग्स, यानी शिकारी कुत्तों के स्थान पर तिब्बतन मैस्टिफ्स को क्यों रखा गया था। ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और तिब्बत के द्वारा उपहार के तौर पर जो ये मैस्टिफ्स थे ये चाइना को भेंट किए गए थे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होराइजन। अब हम लोग क्योंकि अब आगे बढ़ गए थे तो अब हमने देखा कि जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, स्नो कैप, यानी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की टोपी कैप लगाए हुए हैं, और गैदरिंग ऑन होराइजन, होराइजन का मतलब क्षितिज, वो पॉइंट जहाँ पर जब सूर्योदय होता है तो हमको उगता हुआ दिखाई देता है, एक लाइन होती है धरती आसमान की सी, और जब वो डूबता है तो उस जगह को क्या कहते हैं, होराइजन। तो ऐसा लग रहा था कि होराइजन पर पूरे बादल जो जिनकी चोटियों पे बर्फ़ इकट्ठी है वो इकट्ठे हो रहे हैं। वी एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड। अब हम लोग एक घाटी में, यानी पहले पहाड़ चढ़ते फिर उतरते फिर दूसरे पहाड़ चढ़ते, तो जो दो पहाड़ों के बीच में जो वैली थी, अब हम उस वैली में हमने प्रवेश किया तो वहाँ पर एक नदी बह रही थी, मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस ब्रिलियंट वाइट, जिसका कि ज़्यादातर भाग बिल्कुल क्लॉग्ड यानी फिलअप था, भरा हुआ था। किससे? जो बर्फ़ से, यानी बिल्कुल जो आइस थी बिल्कुल सफ़ेद चमकदार थी उससे भरा हुआ था, क्योंकि ठंड इतनी थी तो पानी जम गया था। एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और ये जो बर्फ़ थी ये सनशाइन यानी सूरज की रोशनी में चमचमा रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक। अब जो नदी थी वो हमारे, उसके जो किनारे थे वो हमारे रास्ते से बिल्कुल चिपके हुए थे, यानी हमारा रास्ता और नदी का रास्ता एक ही था, वो रास्ते के साथ साथ बह रही थी। एंड द वैली साइड्स ट्विस्टिंग विद द मिएंडर्स, और बीच बीच में जो नदी थी आप चित्र में देखें, मिएंडर्स यानी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती थी, घुमावदार हो जाती थी। एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट, जब हम लोग ने फिर से ऊंचाई पर चढ़ना शुरू किया, एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, तो जो वो घाटी की साइड्स थी वो क्लोज हो गई, क्योंकि अब हम फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगे थे। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर। अब क्योंकि हम फिर से पहाड़ पर चढ़ रहे थे, यानी कार में बैठे हुए थे, तो जो टर्न्स थे, जो मोड़ थे वो काफ़ी शार्प हो गए, यानी बहुत ज़्यादा घुमावदार हो गए, और जो राइड थी, जो कार में बैठे हुए थे तो काफ़ी बम्पियर, क्योंकि रोड कैसा था, एकदम स्टोनी था, तो कार उसमें उछल रही थी। सिटन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, क्योंकि हम पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो सिटन ने इस समय थर्ड गियर लगाया, क्योंकि अब स्पीड उसको स्लो करनी थी। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, तो जो बर्फ़ वाली नदी अभी तक हमारे रोड के साथ साथ बह रही थी वो अलग उसका रोड हो गया और हम दूसरे रोड पर ऊपर चढ़ने लगे। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और जो स्लोप्स थे अब वो स्टीपर थे, एकदम सीधे थे, यानी जो उनका ढलान था ना वो ढलान कम था, जिसको कहते हैं एकदम खड़े जो पहाड़ था। दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचिन, और
जो ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आई, और जो रॉक्स थी, जो बिग रॉक्स थी, पहाड़ पर बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वो डॉब्ड यानी उस पर ऐसा कोई मोटा सा कोई चिपचिपा सा पदार्थ उसकी सरफेस पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने फैला दिया हो। और ये क्या था, आप चित्र में देखिए, ये थे ब्राइट ऑरेंज लिचिन, यानी बिल्कुल चमकीले ऑरेंज कलर के लिचिन, यानी एक तरह की काई। ये भी एक तरह का जो नमी में जो प्लांटेशन होता है, प्लांट, तो काई भी एक तरह की जो पौधा ही होता है, तो वो इन चट्टानों पर लगी हुई थी। चित्र में भी आप देख सकते हैं। बीनीथ द रॉक्स, अब चट्टानों के नीचे, हंग ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, तो जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो क्लंग यानी लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये परमानेंट ही इनसे चिपके हुए हैं। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर जा रहे थे, तो मुझे मेरे कानों में प्रेशर ऐसा लगा जैसे कि दबाव मैं महसूस कर रहा हूँ। अक्सर बहुत ऊंचाई पर जाने पर ये ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कि बॉडी में या कानों में प्रेशर फील होता है। हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर देम, तो मैंने क्या किया, मेरी नाक को पकड़ा और ज़ोर से स्नॉट किया, और ऐसा किया तो वो जो कानों में प्रेशर बन रहा था वो ख़त्म हो गया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, अब हम लोग एक घुमावदार रास्ते से निकले तो अब दूसरे टाइट बैंड यानी बहुत ही जो शार्प टर्न था वहाँ से हमारी कार को मुड़ना था। एंड सेटन स्टॉप्ड, और वहाँ पर सेटन रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने कार का दरवाज़ा खोला। एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, और एकदम से अपनी सीट से कूदकर बाहर आ गया। बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि सेटन ने क्यों दरवाज़ा खोला और वो कूदकर बाहर आया, वो चिल्लाया स्नो, सॉरी सेड डैनियल, तो डैनियल ने कहा स्नो यानी आगे बर्फ़ है। एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, वो खुद भी उस व्हीकल से यानी उस कार से, उस गाड़ी से ये कहते हुए बाहर आ गया। लेटिंग इन ए ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुला और दोनों कूदकर बाहर गए तो ठंडी हवा अंदर आई। अ स्वेद ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक, वाइट स्टफ यानी बर्फ़ और स्वेद यानी एक लंबी स्ट्रिप, एक लंबा जो रोड था, जो रोड का पार्ट था वो कवर्ड था, किससे, बर्फ़ से। ट्रैक यानी वही रास्ता, इन फ्रंट ऑफ अस, हम लोगों के सामने। हम में कौन कौन था, द राइटर, निक मिडल्टन, डैनियल एंड सेटन। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पैटर्ड आउट, और ये जो रास्ता था, ये जो पट्टी थी जो कि बर्फ़ से रैप थी, ढकी हुई थी, लगभग 15 मीटर थी, और 15 मीटर के बाद में धीरे धीरे पैटर आउट है ना, धीरे धीरे जो ये बर्फ़ थी वो गायब हो गई या वहाँ से कम हो गई। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और इसके बाद फिर से वही धूल भरा रास्ता आने लगा। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उसके ईदर साइड यानी दोनों ओर बर्फ़ जमी हुई थी। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, और ये जो बर्फ़ थी वो अपस्लोप साइड यानी क्योंकि हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो पहाड़ी के साइड वाली जो पहाड़ी साइड था, क्या होता है, एक तरफ पहाड़ होता है, दूसरी तरफ खाई होती है या ज़मीन नीची वैली होती है। तो जो ये बर्फ़ थी वो किस साइड थी, जिस साइड की पहाड़ था वहाँ पर। द बैंक वॉज टू स्टीप, और जो पहाड़ का जो पहाड़ी का किनारा था वो बहुत ज़्यादा स्टीप यानी उसमें ढलान नहीं था, वो बिल्कुल खड़ा था, सीधी चढ़ाई थी। फॉर आर व्हीकल टू स्केल, स्केल यानी चढ़ना, जो हमारा व्हीकल था, जो हमारी गाड़ी थी, उसको पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो ये पहाड़ था कैसा था, स्टीप था यानी बिल्कुल सीधा सीधा था।
सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, इसलिए वहाँ पर स्नो पैच के लिए कोई रास्ता नहीं था। I joined Daniel as Seaton stepped onto the encrusted snow. अब क्योंकि सीटन जब निकल के आया, एनक्रस्टेड स्नो यानी जो कि हार्ड बर्फ़ थी, उस पर जब वो बाहर निकल कर आया तो मैं भी डैनियल के साथ, जब पहले सीटन उतरा उसके बाद में डैनियल और फिर मैं भी वहीं चला गया। एंड बिगिन टू स्लाइडर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, जिस तरह से सांप चिकनी सरफेस पर रेंगता है, चलता है, इस तरह से हम लोगों ने खिसकना शुरू किया। स्टैम्पिंग हिज फूट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सीटन क्या कर रहा था, वो अपने पैर को बार बार स्टैम्प यानी मार रहा था, किसमें, जो वो बर्फ़ थी उस पर। टू असरटेन हाउ स्टडी इट वॉज, वो ये जानना चाहता था कि ये बर्फ़ कितनी सख्त है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी रिस्ट वॉच यानी घड़ी में देखा, क्योंकि जो राइटर थे वो स्मार्ट वॉच पहने हुए थे। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, तो हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। दो स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, डैनियल सेड। अब डैनियल ने कहा कि ये बर्फ़ ज़्यादा गहरी तो नहीं लगती है, यानी रोड से ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ से हमको खतरा नहीं है। सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, खतरा किससे, कि जो इसके टॉप लेयर है वो एकदम आईसी है यानी चिकनी है, उससे हमको खतरा है। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, यदि हम लोग फिसल गए तो हमारी कार पलट सकती है। ही सजेस्टेड एज वी सॉ सेटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, तो ये डैनियल ने कहा, और हम लोगों ने देखा कि इस बीच में सेटन वो क्या करता, मिट्टी उठाता और उसको जो फ्रोज़न सरफेस यानी जो बर्फ़ वाले जो रोड पर जो बर्फ़ जमी हुई थी उस पर फ्लिंग यानी फेंक रहा था। वी बोथ पिच्ड इन, हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विथ सॉइल, और जब उस बर्फ़ के ऊपर मिट्टी फैल गई, डैनियल एंड आई स्टीड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेटन्स लोड, तो मैं और डैनियल हम लोग उस व्हीकल यानी अपनी गाड़ी के बाहर रहे ताकि जो गाड़ी का लोड ना बढ़े। और सेटन ने क्या किया, ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड द डर्टी स्नो, उसने गाड़ी को थोड़ा पीछे किया और उस डर्टी स्नो, क्योंकि स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर अब हम लोगों ने धूल डाल दी थी, रेत डाल दी थी, ताकि जो उसका चिकनापन है वो कम हो जाए, तो उस पे से उसने गाड़ी चढ़ाई। ईज द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी, और इस तरह से सेटन ने बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे गाड़ी को उस जो बर्फीला जो वो पैसेज था उससे निकाल लिया। 10 मिनट्स लेटर, अभी हम लोग 10 मिनट ही चले होंगे, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, एक और ब्लॉकेज आ गया। नॉट गुड सर, सेटन अनाउंस्ड, सेटन ने कहा ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी ये ब्लॉकेज डेंजरस है। ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, फिर से वो गाड़ी से कूदा और इस सीन का यानी जो ये ब्लॉकेज था उसका उसने सर्वे यानी निरीक्षण किया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, लेकिन इस बार उसने जो बर्फ़ पे पहले मिट्टी डाली थी, इस बार उसने बर्फ़ पर से गाड़ी निकालने की बजाय क्या किया कि वो राउंड द स्नो यानी बर्फ़ के साइड से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाएगा। द स्लोप वॉज स्टीप, बार बार हम पढ़ रहे हैं कि जो स्लोप था यानी जो ऊपर जाने जो पहाड़ था उसका स्लोप था वो कैसा था, स्टीप था, यानी उसमें ढलान नहीं था, थोड़ा खड़ा था। एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स, स्टडी यानी भरा हुआ था, बड़ी बड़ी चट्टानें थी पहाड़ के रास्ते में। बट समहाउ सेटन निगोशिएटेड दैम, लेकिन कैसे भी करके सेटन ने उनसे निगोशिएट किया, यानी
उसमें से अपने आप को निकाल लिया, व्हीकल को निकाल लिया। His four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next। और जो उसका फोर व्हील क्या था, फोर व्हीलर यानी जो उसकी गाड़ी थी, सेटन की कार थी, वो लर्चिंग यानी घूम घूम कर, चक्कर लगा लगा कर एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा से पार करती, फिर दूसरा ऑब्स्टेकल आ जाता, फिर उसका चक्कर लगाकर कभी बर्फ़ का चक्कर लगाता। इस तरीके से उसने वो रास्ता पार किया। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड। और ऐसा करते हुए उसने एक हेयरपिन बैंड ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड्स, रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। हेयरपिन बैंड्स क्या कहलाते हैं? अंधा मोड़, जैसे जहाँ यू टर्न होता है, आपको सामने का जो वाहन है जब वो बिल्कुल ही सामने आ जाता है तब दिखाई देता है, तो इस तरह के यू टर्न को भी उसने हेयरपिन बैंड्स है ना, जिस तरह से हेयर पिन होती है ना यू टर्न वाली, इस तरह के यू टर्न वाले मोड़ पर भी उसने अपनी गाड़ी को कट ऑफ किया, यानी वहाँ से निकाला। और वो जो ट्रेल थी यानी जो वो यात्रा थी वो फर्दर अप, जहाँ पर कि बर्फ़ नहीं थी, वहाँ तक वो अपनी गाड़ी को ले गया। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। अब अच्छा जो सनशाइन थी यानी अच्छा सनी डे था, और मैंने अपनी घड़ी को फिर से देखा। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स। और अब हम लोग इस तरह से क्रैप्ट यानी क्योंकि पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो गाड़ी स्पीड में नहीं थी, वो क्राउल कर रही थी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आ रहे थे, तो हम लोग इस तरीके से 5400 की ऊंचाई पर पहुंच गए। माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी जहाँ पर कि जो एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो इस कारण से जो मेरा सिर था वो थ्रॉब यानी बिल्कुल पल्सेट हो रहा था, फट रहा था, चटकने लगा था। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल। मैंने, क्योंकि जो राइटर थे वो काफ़ी लगता है स्टडी करके गए थे कि जब हाइट पर जाना पड़ता है तो क्या बॉडी के सिम्टम्स आते हैं और उन सिम्टम्स को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो उन्होंने अपनी पानी की बोतल से जो पानी के कुछ गल्प है ना, बड़े बड़े घूंट लिए यानी पानी पिया, विच इज़ सपोज टू हेल्प ए रैपिड असेंट। और जब आप तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे हों तो ये हेल्प करता है कि जो एयर प्रेशर के कारण, हवा के कम दबाव के कारण जो बॉडी पर असर आता है, उसमें उस असर को कम करने में पानी के बड़े बड़े घूंट लेना हेल्प करता है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। और अंत में हम लोग माउंटेन पास क्या होता है? एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने का रास्ता, तो हम वहाँ पर पहुँच गए। और अब हम लोग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर थे? 5515 मीटर्स पे। कौन कौन? राइटर, निक मिडल्टन, सेटन एंड डैनियल। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज केन ऑफ रॉक्स फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स। तो उसको वहाँ पर वो एक लैंडमार्क था कि अब हम लोग जब किसी खास जगह पर आ जाते हैं या हमें जहाँ जाना है उसके निकट आ जाते हैं तो कुछ न कुछ लैंडमार्क रहता है। तो वहाँ पर एक केन ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का ढेर लगा हुआ था और उन पर सफ़ेद स्कार्फ यानी फीते बंधे हुए थे वहाँ पर, और रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और जो प्रार्थना के झंडे थे यानी जो तिब्बती लोग प्रार्थना करते समय जो फ्लैग्स लगाते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर था और काफ़ी पुराने हो गए होंगे, तो वो जो झंडे थे वो भी रैग्ड थे। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द केन। अब हम लोगों ने एक टर्न लिया, ये जो केन ऑफ रॉक्स था, जो चट्टानों का ढेर था, उससे राउंड टर्न लिया इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन। और ये टर्न यानी परिक्रमा करना क्लॉकवाइज, जो कि परंपरा है। जो वो स्थान था वो एक लैंडमार्क था और वहाँ पर चट्टानों का ढेर लगा हुआ था, तो हम लोग क्लॉकवाइज टर्न लिया। सीटन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। यहाँ पर सीटन ने अपने व्हीकल के
अपनी गाड़ी के टायर्स को भी चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप। वो एक पेट्रोल टैंक के पास खड़ा हो गया और उसने पार्शली यानी धीरे धीरे जो टॉप था, उसका ढक्कन था, उसको अनस्क्रू किया यानी खोला। विच इमिटेड ए लाउड हिस। जैसे ही ढक्कन को उसने खोला तो एक जोर से हिसिंग साउंड आई, जैसे कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो धीरे धीरे खोलते हैं तो वो प्रेशर के कारण वो एक हिसिंग साउंड आती है, तो ठीक ऐसी ही साउंड उसमें से आई। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड। इसका रीज़न भी बताया, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जो हवा का दबाव था वो कैसा था, कम था। इससे जो फ्यूल था, ईंधन था या पेट्रोल था, उसके पेट्रोल टैंक में वो फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी। तो जो वो हिसिंग साउंड थी वो मुझे बड़ी खतरनाक लगी। मे बी सर, सेटन लाफ्ड, बट नो स्मोकिंग। सेटन ने कहा हो सकता है खतरनाक हो, लेकिन मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, या स्मोकिंग की ये साउंड नहीं है। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरियर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। जो मेरा सिर दर्द था, जो थोड़ी देर पहले थ्रॉब हो रहा था, वो भी ठीक हो गया जैसे ही हम लोग उस पास के यानी जो माउंटेन पास था उसके उस पार हम लोग आए। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम। लगभग 2 बज गए थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच। ये लंच टाइम था, हम लोग रुक गए। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट। वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था कैनवास का। आप लोगों ने टेंट देखे होंगे, मोटा, बहुत मोटा कपड़ा रहता है टेंट का, तो उसको क्या कहते हैं, कैनवास। तो वो एक टेंट लगा हुआ था कैनवास का, पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप। वहाँ पर कुछ काम चल रहा था तो उसका एक पार्ट था। इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक। और जो वहाँ पर एक ड्राई सॉल्ट लेक थी, यानी एक लेक यानी झील, और सॉल्ट यानी खारी झील थी, यानी वो जो पानी था वो खारा था लेकिन वो सूख चुकी थी, तो वो उसके अंदर लगा हुआ था। इसके आगे की कुछ लाइन पढ़ने से पहले हमको थोड़े से पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व, ये आप चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी इस तरह की थी। एक गोंडवाना रीजन था और गोंडवाना रीजन और लोरेशिया के बीच में था टेथिस सी, टेथिस सागर। आप लोग चित्र में देखिए। 50 मिलियन वर्ष पूर्व जो धरती के अंदर लगातार दबाव के कारण परिवर्तन होते रहे और होते जा रहे हैं, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो आपस में टकराई और उनके टकराने के कारण क्या हुआ, जो भारत था, भारत और एशिया महाद्वीप, इनका निर्माण हुआ। और ये जो टेथिस सी था ये कहाँ पहुँच गया, टेथिस सी ये उछलकर पहुँच गया ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर कहाँ पहुँचा, ये पहले भारत भी गोंडवाना रीजन का एक पार्ट था करोड़ों वर्ष पूर्व। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराहट हुई तो भारत भी कहाँ, जो ऊपर की ओर आया, और ये टेथिस सी भी ऊपर की ओर आया। और वहाँ पर जो तिब्बत में जो जगह जगह सॉल्ट लेक्स हैं या सॉल्टी फ्लड्स हैं, वो क्योंकि इसलिए, वैसे तो लेक का उनका पानी खारा है और समुद्र का पानी भी सॉल्टी होता है, तो ये जो टेथिस सी वो उसके टुकड़े टुकड़े होकर वहाँ पर वो लेक्स बन गई हैं। तो ये क्योंकि हमको यहाँ पर इतना ही जानना ज़रूरी है ताकि लेसन हमको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से गूगल पे या अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में जो धरती का इतिहास है उसमें आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। और अब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने आपको समझाया इससे आगे की ये कुछ लाइंस आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। द प्लेटो इज़ पोकमार्क्ड विथ साल्ट फ्लैट्स। प्लेटो यानी पठार। पठार से आप सोशल साइंस में जो आपकी प्राइमरी लेवल पे या जो मिडिल लेवल की जो क्लासेस हैं उसमें ये वर्ड ज्योग्राफी में बहुत आया है और आप इससे परिचित हैं। प्लेटो यानी पठार, पहाड़ी मैदान। इस पोक मार्क्ड, पोक मार्क्ड यानी
जगह जगह उस पर मार्क यानी निशान बने हुए थे, जैसे कि चेचक के निशान बन जाते हैं ना, ऐसा पोक मार्क बने थे। अब वो किसके निशान थे? विथ सॉल्ट फ्लैट्स। सॉल्ट फ्लैट्स यानी जब पानी सॉल्टी होता है और वो उसका वाटर एवापोरेट हो जाए तो वहाँ की ज़मीन सफ़ेद हो जाती है क्योंकि सॉल्ट रह जाता है। तो जो वो प्लेटो था, जो पहाड़ी मैदान था, वो जगह जगह ऐसे सॉल्ट फ्लेट्स यानी कि जो नमक के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। एंड ब्रैकिश लेक्स। ब्रैकिश लेक्स यानी ऐसी लेक जो कि सॉल्टी हैं। अब ऐसा क्यों था? वेस्टिजेस ऑफ द टेथीज ओशन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। ये वेस्टिजेस थे यानी ये अवशेष थे, ये निशान थे। क्या क्या निशान थे? वो सॉल्ट फ्लैट्स यानी जो वो पहाड़ों पर सफ़ेदी के धब्बे और जो वो सॉल्ट लेक्स थी, ये अवशेष थे, ये निशानियाँ थी किसकी? जो टेथी ओशन था, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो जब हमने अर्लियर स्लाइड में देखा था कि गोंडवाना रीजन और जो कि वहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनमें भयंकर कोलिजन यानी टकराव हुआ, ऐसा करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ। और इससे क्या हुआ? ग्रेट कॉन्टिनेंट, कुछ महाद्वीप बने। और जो वो टेथीज ओशन था, आप लोग फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, वो ऊपर को चला गया। विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंट कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। वो स्काईवर्ड यानी आसमान की ओर यानी ऊपर की ओर चला गया। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी मैन विद। तो वो वहाँ पर जाकर क्या हुआ? ये जो तिब्बत का एरिया है, यहाँ पर वो उसके जो पार्ट्स हो गए और ये जो साल्ट फ्लेक्स हैं या साल्टी लेक्स हैं, ये उसी टेथीज सी के पार्ट्स हैं, क्योंकि जो लेक्स हैं वो सॉल्टी हैं और समुद्र का पानी भी सॉल्टी होता है। तो उम्मीद है आपको ये जो बात है वो बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब वहाँ पर क्योंकि जो वो वर्क कैंप था जहाँ पे कि राइटर ने नूडल्स लंच में खाए थे, तो वहाँ पर जो लोग थे विद पिक एक्सेस एंड शॉवल्स ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, ठंड बहुत अधिक थी, तो वो लोग भी शीप स्किन के कोट पहने हुए थे और वो अपने पिक एक्सेस और शॉवल्स यानी जो फावड़े हैं और बर्फ़ हटाना, मिट्टी हटाने के लिए जो हथियार हैं, औजार हैं सॉरी, उनको लिए थे और वो बार बार आगे पीछे उन पर काम कर रहे थे। एंड सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स। और उनके जो जूते थे वो भी कैसे थे कि जो एनक्रस्ट, जो कि वो जो सॉल्ट जमा हुआ था उसमें घुस जाएं। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. सबके सब सन ग्लासेस पहने हुए थे। क्यों पहने हुए थे? क्योंकि जो वहाँ पर बर्फ़ थी और जो सॉल्ट था वो सनशाइन के कारण एकदम इतना चमकीला था कि उससे उनकी आँखों को नुकसान हो सकता था। और वहाँ पर नीले ट्रकों की एक लाइन लगी हुई थी। ये नीले ट्रक क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट था, तो वो जो ट्रक थे उनमें सॉल्ट भरकर वो वहाँ से ले जाया जाता था। पाइल्स ऑफ सॉल्ट यानी उस सॉल्ट को वहाँ से ले जाया जाता था। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। लेट आफ्टरनून यानी दोपहर के काफ़ी देर बाद यानी 3-4 बजे तक हम लोग एक छोटे से कस्बे में पहुँचे जिसका नाम था होर। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। वो कहाँ पर था? ईस्ट वेस्ट हाईवे पर, जो कि वो पुराना ट्रेड हाईवे था, रूट था। कौन सा? ये वही सिल्क रोड है जो कि लासा से कश्मीर। अब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा, डेनियल जो कि लासा उसको जाना था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक। उसने एक ट्रक उसको वहाँ पे जाता मिला जो कि ट्रक लासा जा रहा था। लासा तिब्बत की कैपिटल है। टेसन एंड आई बेड हिम फेयरवेल। सेटन और मैंने उसको फेयरवेल यानी उससे विदा ली, उसको बाय कहा।
आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, और हम लोग एक टायर रिपेयर शॉप यानी एक पंचर की दुकान पर रुक गए. We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake and Satan was eager to have them fixed. असल में हुआ क्या कि हमारी गाड़ी के 2 पंचर हो गए थे जब हम लोग साल्ट लेक से नीचे की ओर आ रहे थे, और सेटन उन पंचर को सुधरवाने के लिए बहुत ईगर था क्योंकि अब हमारे पास में रिप्लेस के लिए कोई टायर नहीं बचा था. Beside the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. और जो उसने सेकेंड टायर रिप्लेस किया था वो टायर भी ऐसी रफ सरफेस पर या इतना चलने के बाद में बिल्कुल चिकना हो गया था. आप लोग ने टायर देखे होंगे जिस पर कि जिगजैग धारियाँ बनी होती हैं. वो क्यों बनी होती हैं? ताकि वो रोड पर चल सके. लेकिन यदि टायर चिकना हो जाए तो गाड़ी का कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो जो टायर था वो बिल्कुल चिकना हो गया था. और यहाँ राइटर बड़े ही मजाकिया उसमें लहजे में कहते हैं कि बाल्ड हेड, जैसे कि मेरा सिर गंजा है. जिनके सिर पर बाल नहीं होते हैं यानी जो गंजे होते हैं तो उनका सिर एकदम चिकना होता है, तो वो कहते हैं कि टायर भी ठीक इसी तरीके से चिकना हो गया था. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने ये जो सिल्क रोड है इसको मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊँगी क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है. ये आप पढ़ने पर समझ गए होंगे. वोकैबुलरी भी थोड़ी सी टफ़ है, तो आप लोग इसको बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, यानी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी. तो आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसके मीनिंग्स को याद कीजिए, और अगले पार्ट तक के लिए जय हिंद.